नमस्कार साथियों। आज का हमारा प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इटली और अमेरिका ने भी इस युद्ध में भाग लिया। पहले इन्होंने तटस्थता की नीति घोषित की कि हम ऐसे युद्धों में नहीं पड़ेंगे। यानी तटस्थता का मतलब है कि ना हम आपके पक्ष में ना आपके पक्ष में, हम युद्ध में पड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी इटली और अमेरिका ने भी इस युद्ध में भाग लिया। आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके कारण इन्होंने युद्ध में भाग लिया, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इटली का मित्र राष्ट्रों से मिलना। क्यों मिलना, उससे पहले मैं बता दूं कि पहले इन्होंने तटस्थता की नीति घोषित की। कब की थी? 3 अगस्त 1914 को, कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे। लेकिन 26 अप्रैल 1915 को लंदन की गुप्त संधि हुई। संधि का नाम है लंदन की संधि। कब हुई? 26 अप्रैल 1915। ऐसा इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो ट्रिनिटो है, ट्रिस्ट है, द टायरोल है, गारिजिया है, गेराडिस्का है, इरिट्रिया है और अल्बानिया है और अफ्रीका के जो प्रदेश है जो जर्मनी ने जीते हैं, मित्र राष्ट्रों ने कहा कि हम आपको दे देंगे। यानी इटली को यहाँ पर लालच दिया जा रहा है ताकि वो हमारे पक्ष में आ जाए। देखिए, इसी कारण 23 मई 1915 को लालच दिया गया तो इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया जीत गया और इटली हार गया। लेकिन फिर भी इटली की जो स्थिति है वो संभाल दी। जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, वो साथ थे, इसलिए इन्होंने स्थिति संभाल दी। और बार बार ऑस्ट्रिया को हर मोर्चे पर क्या मिल रही थी? हार मिल रही थी। इसलिए तंग आकर इसने कर दिया आत्मसमर्पण। और कब किया? 3 नवंबर 1918 को। कब किया? 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। और हम अगर बेसिक सी जानकारी प्राप्त करें तो कुछ एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम बात करें, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको बता दूं कि 4 अगस्त 1914 को वुडरो विल्सन ने पहले तो घोषित किया था तटस्थता की नीति कि हम किसी भी युद्ध में नहीं पड़ेंगे, हम जिएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या कारण है जिसके कारण उन्होंने युद्ध में भाग लिया? तो वे कारण आपको बता देते हैं कि अप्रैल 1917 में युद्ध घोषणा की जर्मनी के खिलाफ। किसने की? इसी ने की। क्योंकि मार्च 1916, कब की बात है? मार्च 1916, जर्मनी ने क्या किए? फ्रांस के जो जहाज था उसका नाम था सक्सेस, उसको डुबा दिया। अब जर्मनी का जहाज है, किसका? जर्मनी का जहाज है। और डुबा कौन रहा है? फ्रांस का जहाज है और जर्मनी डुबा रहा है। तो अमेरिका को मिर्ची क्यों लगी? इसीलिए लगी क्योंकि उस जहाज में अमेरिकी नागरिक थे, इसीलिए। लेकिन फिर भी अमेरिका ने युद्ध में भाग नहीं लिया। लेकिन इसने एक और काम कर दिया, लुसिटानिया को डुबा दिया। लुसिटानिया एक जहाज था अमेरिका का, उसको डुबा दिया। पहले नागरिक मरे, लेकिन अब फिर इनका जहाज डुबो दिया। और जहाज में अमेरिका के 12 नागरिक थे। कितने? 12। और अमेरिका ने 1917 में चेतावनी दी और फिर भी उसने और 5 जहाज डुबा दिए। लगातार जर्मनी क्या कर रहे हैं? अमेरिका के जहाज डुबाने में लग गया। इसीलिए अमेरिका को इस युद्ध में भाग लेना पड़ा। वे सब जानकारी हम थोड़ा साइड करके उसको आराम से संधियों के तहत पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 18, ठीक है। कितने देश थे? 36 देश थे। इसमें 4 धुरी राष्ट्र थे, 32 मित्र राष्ट्र थे। 4 धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बल्गेरिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही है और जर्मनी, तुर्की, बल्गेरिया, ये 4 तो आपके धुरी राष्ट्र हैं। अब देखिए, अब शामिल नहीं होने वाले देश कौन कौन से हैं? कुछ यूरोप के, कुछ अलग हैं। जैसे मैं बता दूं, नीदरलैंड ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, डेनमार्क ने नहीं लिया, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, दक्षिणी अमेरिका है, मैक्सिको है, चिली है, इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। अब बात करते हैं मित्र राष्ट्र कौन कौन से जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। वैसे बहुत से हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण कौन कौन से? जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, सर्बिया, पुर्तगाल, रोमानिया, ठीक है। चीन और भारत भी था, ठीक है, याद रखना। क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनान, थाईलैंड, साइबेरिया इत्यादि। तो ध्यान रखना, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। तो ये बेसिक भी जानकारी आपको याद रखनी। अभी तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी भी हमें कई संध्या पढ़नी है, कई क्षेत्र अलग अलग, और कई क्षेत्रों के साथ अलग अलग संध्या की जाएगी। वे सब तमाम जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। ये विल्सन के 14 सूत्र, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध को, अब जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है
तो दोनों गुटों के सामने 8 जून 1918 को ये विल्सन के 14 सूत्र रखे जाते हैं। और ये सारे के सारे 14 सूत्र लिखाना संभव नहीं है आपके इस बोर्ड पर, ठीक है। तो मैं कुछ बोलकर आपको बता रहा हूँ, हो सके तो आप नोट कर लीजिए। जैसा कि पहला है, गुप्त कूटनीति का परित्याग कर गुप्त संधियों के स्थान पर खुली संधियाँ अपनाई जाए। जैसे पहले त्रिगुट हमने पढ़े थे, वो गुप्त संधियाँ थी, अब इसको समाप्त करो, खुली संधियाँ करो। पहला ये, ठीक है, पहला 14 सूत्र में पहला बात करिए। अब दूसरी बात है, दूसरा यह है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू हो एवं समुद्रों की स्वतंत्रता हो, क्योंकि समुद्र पर हर कोई एकाधिकार कर देता है, ये दूसरा था। तीसरा याद रखना कि व्यापारिक प्रतिबंध एवं चुंगियाँ हटाने से संबंधित था। तीसरा कि व्यापारिक प्रतिबंध हटा दो, जो चुंगियाँ हैं एक देश से दूसरा जो राष्ट्र लेता है सीमा शुल्क, वो भी हटा दो, ये थे तीसरा। चौथा आपका है निशस्त्रीकरण, ध्यान रखना। और पांचवा है जर्मनी के उपनिवेश के निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण विभाजन हो, ये ठीक है। और छठा है रूस से जर्मन सेनाएं हटा दो, ये छठा है आपका। सातवां है बेल्जियम की स्वतंत्रता। और आठवां है आपका आल्सस लॉरेन फ्रांस को लौटा दो, ये सातवां, ठीक है। और आपका आठवां था ये। नौवां है आपका इटली के राष्ट्रीय सीमांत बनाने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। और 10वां है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के अधीन की जातियों को स्वतंत्रता देना, ये। और 11वां है बाल्कन राज्यों की व्यवस्था। और 12वां है आपका तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार, ठीक है। 13वां है पोलैंड का निर्माण एवं स्वतंत्र समुद्र मार्ग देने की व्यवस्था। और 14वां है राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। ये 14 सूत्र आपको याद रखना, और हो सके तो नोट कर लेना एक एक। अब हम बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये प्रस्ताव, सबसे पहले प्रस्ताव इसका पेरिस की शांति सम्मेलन का कब रखा गया? 6 मई 1919 को। इसमें 80,000 शब्द हैं, कितने? 80,000 शब्द हैं, और 230 पृष्ठ है, पेज हैं, और इंग्लिश और फ्रांस भाषा में इसको छापा गया है, ठीक है। इसको 15 भागों में विभाजित किया गया, और 439 धाराएं हैं, पूछा जा सकता है। और ये पेरिस की शांति सम्मेलन नहीं है एक तरह से देखें तो, क्योंकि इसका बहुत विरोध होगा। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी का तात्कालिक पीएम था, उसका नाम था सिडमैन। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे विचार से कोई भी ईमानदार व्यक्ति इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब ये थोपी जा रही थी कुल मिला के, ठीक है। अब देखिए इसका प्रारूप कब तैयार हुआ? तो 7 मई 1919 को हुआ। किसका? पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारूप तैयार हुआ। और 17 मई 1919 को जर्मन प्रतिनिधियों को इन्होंने सौंप दिया, लो अब आप कर दो इस पर हस्ताक्षर, ठीक है। अब देखिए जर्मनी का कमांडर था, कमांडर इन चीफ कौन था? हिंडनबर्ग था। कौन था? हिंडनबर्ग। इसने कहा, किसको कहा? पीएम को कहा कि हम मित्र राष्ट्रों से संघर्ष करेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बेचारा सिडमैन त्याग पत्र दे देता है, इतना परेशान होता है तो ये त्याग पत्र दे देता है, ठीक है। अब इसके बाद नया प्रधानमंत्री बनता है जर्मनी का, वो था गुस्ताव बोर। विदेश मंत्री बनता है मुलर, और उप विदेश मंत्री बनता है जोहान्स बेल। इनके जो मंत्रिमंडल में मुलर और जोहान्स बेल हैं, ये जर्मनी की तरफ से हस्ताक्षर करने गए थे। और फ्रांस की तरफ से आया था मार्शल फोन्स, और इसने एक बहुत अच्छी लाइन कही। किसने? मार्शल फोन्स ने कहा कि ये एक शांति समझौता तो है नहीं, ये आगामी 20 वर्ष के लिए सिर्फ संधि विराम है और कुछ नहीं होगा। युद्ध 20 वर्ष बाद, और 20 वर्ष के बाद इसकी भविष्यवाणी सही साबित होती है। किसकी? मार्शल फोन्स ने, ठीक है। और जो 1919 में वर्साय के शीश महलों में ये हस्ताक्षर करते हैं, इसलिए इसको वर्साय की संधि कहते हैं, क्योंकि ये जर्मनी के साथ होती है, ठीक है। और संधि के 3 भाग थे, सीमा व्यवस्था, क्षतिपूर्ति और निशस्त्रीकरण। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए अलग अलग राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियाँ की गई, तो वो सीधा पूछा जाता है एग्जाम। जैसे वर्साय की संधि किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ हुई। न्यू दिल्ली की संधि किसके साथ हुई? बुल्गारिया के साथ हुई। ट्रियानो की संधि किसके साथ हुई? हंगरी के पास। सेब्रे की संधि तुर्की से हुई, लुसान की संधि तुर्की से हुई, और सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया से हुई। जो वर्साय की संधि है वो आपकी 28 जून 1919 को हुई थी। न्यू दिल्ली की संधि आपकी 27 नवंबर 1919 को हुई थी। ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 को हुई थी। सेब्रे की संधि आपकी 10 अगस्त 1920 को हुई थी। लुसान की संधि 1923 को हुई थी। और जो सेंट जर्मेन की संधि है वो 10 सितंबर 1919 को हुई थी। ये संधियों के मामले में या क्रम के अनुसार जमाने के रूप में या किसके साथ हुई संधियाँ, ऐसा क्वेश्चन सीधा यहाँ से पुटअप होगा। हो सके इसको नोट करना, बार बार इसको रिविजन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है। अब देखिए हमने जो संधियाँ पढ़ी थी, इनको अब विस्तृत रूप से जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र किसको दिया गया, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्साई की संधि जो जर्मनी के साथ हुई थी। और आपको बता दें जो ऑल्सेस और लॉरेंस क्षेत्र जर्मनी ने जीत रखा था वो फ्रांस को दिया गया। किसको दिया गया? फ्रांस को दिया गया। सार का बेसिन है वो 15 वर्षों के लिए जो क्षतिपूर्ति के लिए किसको दिया गया? फ्रांस को दिया गया। एक राइन आयोग का गठन किया गया, किस लिए? ताकि वो जर्मनी पर नियंत्रण रख सके, उसकी खनिज संपदा या यातायात जो भी है, जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर। ठीक है। अगला है लक्समबर्ग को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, लक्समबर्ग को। ठीक है। आपका यूपेन है, मार्सनेट है, नॉर्मेडी है, वो बेल्जियम को दिया गया। ठीक है। और पोशेन और पश्चिमी पर्सा जो जर्मनी का क्षेत्र था वो पोलैंड को दिया गया। ऑस्ट्रिया का जो गलेशिया है वो पोलैंड को दिया गया। पोलिस का गलियारा भी पोलैंड को दिया गया। डेजिन का क्षेत्र भी पोलैंड को दिया गया। और हंगरी को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया और ऑस्ट्रिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। और चेकोस्लोवाकिया जो है वो नया राज्य बना। ये भी ध्यान रखना कौन सी संधि के तहत? वर्साई की संधि। और युगोस्लाविया भी एक नया राज्य बना। टायराल इटली को दिया गया। और आपको बता दें जर्मनी 1921 तक 5 अरब डॉलर क्षतिपूर्ति जमा कराएगा। ये प्रावधान भी इस संधि के तहत किया गया था। ये थी वर्साई की संधि। अगली हम ऑस्ट्रिया की सेंट जर्मन की संधि बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य है उसको भंग किया गया सबसे पहले इस संधि के तहत। फिर आप द टिरोल है, ट्रिनिंटो है, ट्रिस्ट है, इरिट्रिया है, डोलेमेशिया है, ये सब ऑस्ट्रिया के क्षेत्र हैं। और ये सब किसको दिए गए? इटली को दिए गए। किसको? इटली को। और बोहेमिया और मोराविया आपको चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। किसको? चेकोस्लोवाकिया को। और बोस्निया और हर्ज़गोविना आपका और डोलवेशिया ये सब युगोस्लाविया को दिया गया। फिर आप पढ़ते हैं ट्रियानो की संधि। इस ट्रियानो की संधि हंगरी के साथ हुई थी। ठीक है। इसमें स्लोवाक का जो प्रदेश है वो चेकोस्लोवाकिया को दिया। जो ट्रांसिल्वानिया का जो क्षेत्र है वो रोमानिया को दिया। और जो क्रोशिया का क्षेत्र है वो युगोस्लाविया को दिया। और हंगरी की जो नौसेना है उसको भंग किया गया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इतना आपको सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ भी कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए हो सके तो इनको नोट कर लो ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से बता पाओगे। ठीक है। अगला देखिए, अब न्यू दिल्ली की संधि हुई, बुल्गारिया के साथ हुई। और जो बुल्गारिया ने जो जीते थे वो सारे प्रदेश बाल्कन द्वीपों को वापस लौटाना पड़ा। और जो पश्चिमी क्षेत्र था थ्रेस वो यूनान को दिया गया। और मैसिडोनिया का क्षेत्र है वो युगोस्लाविया को दिया गया। और 2 बुर्जा क्षेत्र किसको दिया गया? रोमानिया को दिया गया। और भी संधियाँ पढ़नी बाकी है, इतनी विस्तृत है चीज़ें, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट कर दी हैं। आपको आराम से इस क्रमवार अगर आप याद करेंगे कि कौन सा क्षेत्र किसको दिया गया, कौन सी संधि हुई, तो आराम से आप याद कर पाएंगे। चलिए अब हम विश्व युद्ध की समाप्ति पर आ गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध। अब बात करते हैं हम सेवराय की जो संधि हुई उसमें क्या प्रावधान थे। इसमें ये प्रावधान थे कि जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र था वो ब्रिटेन के अधीन कर दिया। पैलेस्टाइन का जो क्षेत्र था वो ब्रिटेन के अधीन। और सीरिया पर अधिकार कर दिया था फ्रांस, यानी फ्रांस के अधीन हो गया सीरिया। और जो डार्डेनल्स थे उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया। फिर एक अलग से लुइसियाना की संधि हुई। ये तुर्की की क्यों हुई? क्योंकि मुस्तफ़ा जो कमाल पाशा थे वो इस संधि को नहीं मानते थे। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने यहाँ पर गणराज्य की स्थापना की थी, इसलिए मान नहीं रहे थे। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने इनको अलग संधि करनी पड़ी 1923 में, वो है लुइसियाना की संधि। अब सारे युद्ध पढ़ने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध पूरा पढ़ने के बाद इसके क्या परिणाम निकले तो वो बता देता हूँ। सबसे पहला परिणाम हम राजनीतिक रूप से देखें। राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा क्या परिणाम रहा? राजनीतिक रूप से ये परिणाम रहा कि जो 3 प्राचीन राजवंश हुआ करते थे उसका अंत हो गया। कौन कौन से? जैसे पहला हैब्सबर्ग, ये ऑस्ट्रिया का वंश था, ये समाप्त हो गया आपका। फिर देखिए होहेनजालर, ये आपका जर्मनी का वंश था, ये भी समाप्त हो गया। और एक था रोमनो वंश, ये आपका कहाँ था? रूस का था, ये भी समाप्त हो गया। यानी 3 राजवंश समाप्त हो गए। निष्कुंस राजतंत्र की समाप्ति हुई और लगभग जनतांत्रिक व्यवस्था लोग अपनाने लगे धीरे धीरे कि ये निरंकुश राजतंत्र को हटाओ। ये भी बहुत अच्छा एक प्रयास हुआ। यूरोप का प्रभाव अब घट गया क्योंकि युद्ध में इतना इन्वॉल्व हो गए थे यूरोप के लोग, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, बहुत ही उनकी अर्थव्यवस्था गिरने से इनका प्रभाव घट गया। लेकिन अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया क्योंकि अमेरिका ने उस समय ऋण की व्यवस्था कर दी, सबको ऋण देते थे और युद्ध में तटस्थता की नीति घोषित कर ली थी। भले ही वो लास्ट में जाकर युद्ध लड़ने को तैयार हुए, लेकिन पहले जो जिनका नुकसान हुआ ना वो बहुत ज़्यादा हुआ, इनका इतना नहीं हुआ। शासन के नए सिद्धांत आ गए। क्या सिद्धांत आ गए? जैसे आपको साम्यवाद रूस में आ गया। रूस की हम क्रांति पढ़ेंगे तो साम्यवाद की आराम से चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि साम्यवाद क्या है।
फासीवाद आएगा इटली में और नाजीवाद आ गया जर्मनी में। ये टॉपिक अभी करने हैं, इसके बाद हम टॉपिक ये ज़रूर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आराम से समझाएंगे। और जापान में आ गया आपका सैन्यवाद, तो ये नए सिद्धांत आ गए शासन के, ठीक है। अब देखिए जो फ्रांस और जर्मनी की सीमाओं में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिणाम देख रहे हैं। आर्थिक परिणाम क्या हुआ, कहा जाता है कि लगभग $186 जो पैसे हैं करोड़ वो खर्च हुए यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, लगभग 6 करोड़ 6.5 करोड़ लोग यहाँ पर लड़े, इन युद्ध में भाग लिया लोगों ने, और 1.40 करोड़ लोग यहाँ मरे, ठीक है। ये लगभग आंकड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ पर और आर्थिक परिणाम बात करें तो उद्योग धंधों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी। महिलाओं की सक्रियता क्यों बढ़ी, क्योंकि युद्ध में लगभग मर्द जाते थे, और मर्द जब समाप्त हो जाते, उस युद्ध में मर जाते, तो फिर महिलाओं का दबदबा उद्योग धंधों में आने लगा। संयुक्त परिवार की प्रणाली वो समाप्त हो गई और एकल परिणाम आ गया। कौन सा, एकल परिवार। एकल परिवार को बढ़ावा मिलने लगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अधिकांश जो लोग थे वो युद्ध करने चले जाते थे, ठीक है। तो एकल परिवार बनना, क्योंकि और ये भी कारण है क्योंकि आधे लोग शहरों में नगरों में काम करने के लिए जाते, आधे लोग गाँव में कृषि करते। इस प्रकार धीरे धीरे परिवार का भी बंटवारा होने लगा। एकल परिवार को धीरे धीरे यहाँ बढ़ावा मिले और संयुक्त परिवार घट गया, यहाँ तक कि इसका परिणाम बहुत भयंकर निकला था। वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी थी उस समय, ये भी ध्यान रखना, वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रमुख कारण थे। हमने प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ा। अगर इसको आप अच्छे से नोट करते हैं तो आराम से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। और हम अगर कोई आगामी परीक्षा आएगी विश्व इतिहास को लेकर, तो उसका पेपर सॉल्व करा के हम यहाँ पर बता देंगे कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। इतना हम कंफर्म कह देते हैं, क्योंकि यदि आप किताब में जाओगे तो बहुत उलझ जाओगे। उलझा हुआ मैटर है, उसको हम सुलझा कर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।